बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 में कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उस हवाले से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट ज़्यादा होंगी चैप्टर नंबर 3 के हवाले से। उसमें सबसे पहला टॉपिक है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यानी CRT एक्सपेरिमेंट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास। इस टॉपिक में डिस्कस क्या किया गया है कि उन्होंने एक ट्यूब ली थी, कैथोड रे ट्यूब। इसको कैथोड रे ट्यूब जो है वो ग्लास से बनाई थी और ग्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रोड प्लेस किए थे और उन इलेक्ट्रोड को या मेटल रोड्स को कनेक्ट कर दिया था बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, और एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था, वो एनोड बन गया। एक जो नेगेटिव से कनेक्ट किया वो कैथोड बन गया। और कैथोड रे ट्यूब में जो गैस थी उसे रखा गया और एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया है ताकि अंदर की गैस का प्रेशर कम किया जा सके। ठीक है, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी सेल की। फिर उसके बाद इसको यूज़ ऐसे किया गया कि मुख्तलिफ प्रेशर के ऊपर इसके मुख्तलिफ फेनोमेना देखे गए, यानी कि एक 10,000 पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगा दी गई और उसके बाद बैटरी ऑन करने के बाद देखा गया कि क्या क्या इसमें इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और आने की क्या वजह होगी। ठीक है, क्या क्या किया गया ये हम आगे देख लेते हैं। क्या ऑब्जर्व किया गया? अंडर डिफरेंट प्रेशर ऑब्जर्वेशन वर नोटेड। बहुत सारे डिफरेंट प्रेशर पे काम किया गया, जिसमें एक प्रेशर था 1 cm ऑफ मरकरी तक उसको लेके गए। 1 cm ऑफ मरकरी पे देखा गया कि प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस 1 cm मरकरी एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ few thousand volts ऑफ कोर्स द बैटरी स्पार्क। तो उसको क्या नज़र आया? एक स्पार्क नज़र आया, एक फ्लैश लाइट नज़र आई इस ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद प्रेशर को मजीद 1 mm ऑफ मरकरी पे लेके गया, तो 1 mm ऑफ मरकरी को उसने देखा कि जो हमारे पास स्पार्क था वो कन्वर्ट हो गया ग्लो में। तो ट्यूब्स क्या करने लगी, जो टर्मिनल थे वो ग्लो करने लगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस तरफ ग्लो ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसने क्या किया, ये प्रेशर 0.001 mm मरकरी पर लेके गया, तो उसने देखा कि ग्लो जो है वो ट्रांसफ़र हो गया और पूरी ट्यूब के अंदर जो है वो एक ख़ास रोशनी कलर की आने लग गई। उसने देखा कि इसने इस बात पे जो ऑब्जर्वेशन की, तो कुछ इसने बातें जो हैं वो फाइनलाइज की कि हमारे पास जो कुछ न कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि इसके अंदर से मूव करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अब उनको बाद में जे जे थॉमसन ने स्टडी किया और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। उसने बताया कि ये जो ओरिजिनेट होती हैं वो कहाँ से होती हैं? कैथोड से, क्योंकि इसका साया जो है या फिर इसका शेडो जो है वो एनोड पे बनता है। ठीक है, इसने कहा गया कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है, क्योंकि स्ट्रेट ही कैथोड के बिल्कुल सामने एनोड पर उसका साया या फिर शेडो बना, तो इससे बात साबित हो गई कि ये स्ट्रेट मूव करती है। फिर इसके बाद इन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब अप्लाई की गई तो पता लगा इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, वही बात दोबारा रिपीट कर रहा है। दीज रेज आर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये बात कैसे साबित होगी मटेरियल पार्टिकल है? जब इसके दरमियान में इसके सामने एक बहुत जो है वो थिन प्लेट रखी गई तो उसमें से ये गुजर जाती हैं, लेकिन जब इसको ये हैवी प्लेट रखी गई तो ये शेडो बनाती है, तो इससे पता लगा ये मटेरियल पार्टिकल है। और इसके अलावा इसके सामने एक पैडल व्हील रख दिया गया, वो पैडल व्हील टकरा के घूमने लगा, तो इसका मतलब है ये मटेरियल पार्टिकल भी हैं और मैकेनिकल प्रेशर भी अपने अंदर रखती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जे जे थॉमसन ने जो स्टडी की और इसका नाम बाद में इलेक्ट्रॉन रखा गया। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या पता लगा हमें कि कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स होती हैं और इन द कंक्लूजन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड कॉमनली कंसिस्ट ऑफ द एटम ऑल इन ऑफ ऑल एलिमेंट। तमाम एलिमेंट में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स क्या क्या हैं। 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक होती है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जो एलिमेंट
कुदरती तौर पर शुरू से ही हैवी न्यूक्लियस रखते हैं और उसके अंदर से रेडिएशन हो रही होती है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन हो रही होती है, तो उसको कहते हैं नेचुरल रेडिएशन है या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। और किसी पार्टिकल को हम बाकायदा बम्बारमेंट करके हैवी करते हैं और वो एटम न्यूक्लियस हैवी होने के बाद में अपने पास से रेडिएशन करता है, तो वो हमारे पास आती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इस रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया और ये लेड बॉक्स में उसको रखा, उसमें एक छोटा सा होल किया। होल करने के बाद सामने उसने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रख दिया। उसने देखा कि जब इसमें से रेज निकल कर आई तो वो सामने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाकर 3 हिस्सों में टूट गई, एक नेगेटिव से अट्रैक्ट हो गई, एक पॉजिटिव से, और एक स्ट्रेट चली गई। जो नेगेटिव से अट्रैक्ट हुई इसका मतलब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन होगा। जो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुई वो नेगेटिव चार्ज होगा और जो किसी से अट्रैक्ट नहीं वो हमारे पास न्यूट्रल चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्रोटॉन कंफर्म हो गया कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली वो प्रोटॉन है क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल जो है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन है, और जो गामा रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जो कि हमारे पास मटेरियल पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, फिर इनके बारे में स्टडी किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बताया गया कि हमारे पास इनका जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ये हीलियम न्यूक्लाई से शो होता है, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन से शो होता है, और ये हमारे पास गैमा से शो किया जाता है 0 0 से, यानी कि ना इसका कोई चार्ज होता है ना इसका कोई मास होता है। इसका हमारे पास -1 चार्ज होता है और ये हमारे पास +4 है उसका मास होता है, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है यानी कि प्रोटॉन नंबर है, और 2+ इसका जो है वो चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं इसमें से। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास चार्ज और मास के हवाले से पहले बता चुका हूँ, इसका चार्ज मास जो है वो 4 होता है, चार्ज इसका +2 होता है। जबकि जो बीटा रेज है इस पर -1 चार्ज होता है और ये हमारे पास इस पर कोई चार्ज ना इसका कोई मास होता है गैमा रेज का। डिफ्लेक्शन अगर देखें तो नेगेटिव से की तरफ डिफ्लेक्ट होती है हमारे पास अल्फा रेज, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं बीटा रेज, और किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होती वो है गैमा रेज। वेलोसिटी की बात करें तो 1/10 जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से 10वां हिस्सा जो है स्पीड का वो अल्फा रेज का, और एक तकरीबन इक्वल यानी कि कम लेकिन इक्वल के करीब जो है वो बीटा रेज, और जो एग्जैक्टली इक्वल है वो हमारे पास गामा रेज की स्पीड है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो किसमें होगी, जो कि फाइन होगा। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास गैमा रेज है उनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर के हवाले से हम बात करें तो ये लो बैंड रखता है पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट होने के यानी कि दाखिल किसी भी बॉडी के अंदर दाखिल होने की पेनिट्रेशन पावर अल्फा पावर की सबसे कम है, और 100 टाइम्स ज़्यादा है किसकी, बीटा रेस की, और गैमा रेस की जो है वो इससे भी 10 टाइम्स क्या है ज़्यादा है बीटा रेस से। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई जो है वो किसकी होती है, अल्फा रेस की, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है बीटा रेस की, और सबसे कम किसकी होती है, गामा रेस की। आइंस्टाइन पावर जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होगी, इसका मास ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर ये अल्फा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद बीटा रेस, फिर उसके बाद जो है वो गैमा रेस। और अगर बायोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, गामा रेस की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल डेंजरस है। फिर उसके बाद कम जो है वो बीटा रेस, और सबसे कम हमारे पास क्या है वो गैमा रे अल्फा रेस है। ठीक है, अच्छा, इफेक्ट ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड कब अफेक्ट करता है, जब उस पर कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है। तो दोनों के दोनों जो है अल्फा और बीटा ये चार्ज पार्टिकल हैं, ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे, जबकि हमारे पास इस पर कोई चार्ज नहीं है गैमा रेस पे, ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की, और डिस्कवरी की किस तरह, उन्होंने एक जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम जिसका नाम था। पोलोनियम से जो है अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे थे उनको टकराया किसके साथ, बेरिलियम के साथ। बेरिलियम पर टकराने के बाद बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट होने लगा कार्बन में, क्योंकि अल्फा का मास है, अल्फा का एटॉमिक नंबर है 2,
और हमारे पास बेरिलियम का नंबर है 4, तो दोनों मिलकर 6 करने लग गए। तो 6 होने का मतलब ये किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, कार्बन में कन्वर्ट होने लग गए। और इसमें से फिर एक पार्टिकल निकला, वो पार्टिकल पैराफिन से गुजारा गया, पैराफिन से गुजारने के बाद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए, जो है वो डिटेक्टर पर डिटेक्ट होना शुरू हो गया। अब इससे बात क्या साबित हुई, ये न्यूट्रॉन है, क्योंकि अगर इस पैराफिन के बगैर ये पार्टिकल नज़र आ जाता तो हम कहते हैं या तो इलेक्ट्रॉन है या तो प्रोटॉन है। ये शीट लगाने के बाद हमें पता लगा कि ये प्रोटॉन, इसमें से कोई पार्टिकल निकल रहा है, इसका मतलब है जो चार्ज पार्टिकल निकल रहा है वो न्यूट्रल नोयत का होगा, इसीलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। रिएक्शन क्या था, बेरिलियम ये शीट है, इस पे ये हीलियम के पार्टिकल टकरा रहे हैं, ये टकराने के बाद ये 2 और ये 4 मिलके 6 कार्बन बना लेंगे, और ये 4 और 9 मिलके 13 करेंगे। कार्बन का मास क्योंकि 12 होता है, अपने पास से कम करने के लिए अपने पास से न्यूट्रॉन निकालेगा, जो ये न्यूट्रॉन निकलता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ फ्रॉम चैडविक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या आती है, इट इज कैरी नो चार्ज, तो कोई चार्ज नहीं होता, वो अभी आप पहले देख कर आए हैं, क्योंकि चार्ज नहीं होता इसमें, क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसकी, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। मास इसका जो रिप्रेजेंट करता है ए से, और एटॉमिक मास इसका जो Z से शो होता है, जो कि न्यूट्रॉन के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मिलकर जो हमारे पास माइनस करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर दें तो वो न्यूट्रॉन की तादाद के बराबर होता है। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पहले बता चुका हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों बताया था मैंने, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये बनता है। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि the theory was proposed in 19th century by मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने इसको सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि एटम से जो एनर्जी है वो हर आर्बिट्री में ना ही एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी, यानी हर अमाउंट में एनर्जी एटम हर वक्त एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हर वक्त रिलीज नहीं करेगा। वो जब भी एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, वो एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में करेगा। और वो पैकेट्स क्या होंगे, बेसिकली वो हमारे पास कहलाएंगे एनर्जी के पैकेट्स कम से कम फोटोन कहलाएंगे वो। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी के, इसलिए जो इसकी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। और अगर हम इस पे से इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगाते हैं तो प्लांक्स ने अपना कांस्टेंट लगाया h, और h की वैल्यू होती है 6.625 x⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, तो ये थ्योरी पेश की किसने, प्लांक्स क्वांटम ने, जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को जो है वो करेक्ट करती है। कि रदरफोर्ड ने कहा था एनर्जी जो है वो हर आर्बिट्री में रिलीज भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती रहती है। उसने कहा कि हर वक्त रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती। एटम जब इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में घूम रहा है, ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये हमें बताया मैक्स प्लांक्स ने। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, कि जब हम नॉर्मली एक लाइट देखते हैं तो हमारे पास जब लाइट सूरज से आ रही है, हमें पता है 7 लाइट्स मिलकर एक लाइट बनाती हैं, डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, ये मिल जाते हैं तो ये वाइट कलर बनता है। ठीक है, तो जब इसको हम किसी प्रिज्म से गुजारें तो प्रिज्म इसका क्या करेगा, जो सातों लाइट मिलकर आ रही थी उनको अलग अलग अपनी वेवलेंथ के हिसाब से कर देगा। ये हमारे पास जो उससे बनेगा वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस तरह मिसाल के तौर पर ये लाइट आ रही है, इस लाइट को हमारे प्रिज्म से गुजारा गया तो ये वाइट लाइट थी, ये अपने कंपोनेंट में टूट गई, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन इस तरह करके ये टूट गई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा स्पेक्ट्रम जो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, क्या होता है कि जिसमें हमारे पास गैसियस सिस्टम से लाइट को गुजारा जाता है तो कुछ कंपोनेंट उसके एब्जॉर्ब हो जाते हैं लाइट के, तो वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाता है। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है कि उसको हम डायरेक्टली प्रिज्म पे लेकर जाते हैं। 2 टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक कहलाता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कौन सा स्पेक्ट्रा होगा जिसमें कोई डिमार्केशन नहीं होती, डिफरेंस नहीं होता कि कौन सा कलर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, सब कलर मिक्स होकर आपको नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह आप इसमें बता नहीं सकते कि कौन सा कलर कहाँ से कब ख़त्म हो रहा है और दूसरा कलर कब शुरू हो रहा है। तो इस तरह के जो हीट सोर्स हैं वो ज़्यादातर जो बनाती हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनाती हैं। ठीक है,
लेकिन जो एटॉमिक जो एनर्जी से हमारे पास स्पेक्ट्रा बनता है वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा होता है, क्योंकि हम एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर वक्त एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट के मुताबिक रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं करता। इसी वजह से जब वो चेंज करेगा अपना ऑर्बिट तभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन नजर आए आपको, जो है वो लाइट नज़र आएगी, और अगर वो अपना ऑर्बिट में है तब तक वो लाइट नज़र नहीं आएगी। तो जब तक लाइट नज़र नहीं आती तो ब्लैक बैंड रहता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो आपको उसका कलर नज़र आना शुरू होता है। इसीलिए जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो ब्लैक बैंड नज़र आएगा, और जैसे चेंज करेगा कलर नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो एक एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इस तरह होता है और लाइन स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह होता है हमारे पास। स्पेक्ट्रम के बाद अगर आते हैं तो बोहर एटॉमिक मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और इसके सबसे पहले हम पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं। और पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स सर्कुलर पाथ, के इसके अतराफ में जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस के अतराफ में जितने भी हमारे पास रास्ते हैं सर्कुलर पाथ जो हैं उसमें जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इनके एक सर्कुलर पाथ होता है, और सर्कुलर पाथ की हर सर्कुलर पाथ की एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल होता है, यानी कि सबसे न्यूक्लियस के करीब जो होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, और जितना दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी। और अपने रिवोल्यूशन मतलब अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, उसकी ऑर्बिट मतलब अपने एनर्जी लेवल्स में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यानी कि एब्जॉर्ब उस सूरत में करेगा कि जब अपना वो ऑर्बिट चेंज करेगा, जब तक ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जितना भी हमारे पास एच न्यू के बराबर होगी, यानी 1 एच न्यू 2 एच न्यू 3 एच न्यू, इस तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इतने एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होगा, E2 माइनस E1, यानी कि जब अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो वो पहले ऑर्बिट की अगर मान लें E1 थी, दूसरे ऑर्बिट की E2 थी, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास डेली किसके बराबर आएगा, E2 माइनस E1 के, जो कम से कम एक फोटोन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के हवाले से बताते हैं कि जो हमारे पास 2πr के हिसाब से जो है हमारे पास हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता रहता है, चेंज होता है, यानी कि NH/2π, n मतलब ऑर्बिट, H/2π के हिसाब से एक एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहती है, वो बढ़ती रहती है। ठीक है, डेरिवेशन अगर हम देखें तो डेरिवेशन के हवाले से सबसे पहले है बोहर का रेडियस। तो बोहर का जो एटॉमिक रेडियस है उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस के हवाले से उसने कहा कि दरमियान में न्यूक्लियस है और अतराफ में ऑर्बिट्स हैं। तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है इसका, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है तो उसका कोई वेलोसिटी भी होगी और उसका कोई मास भी होगा। तो mv/r जो है वो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो इसको बाहर की तरफ खींचेगी। फिर इसके दरमियान में न्यूक्लियस है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो चार्ज होगा वो E होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो भी E होगा। तो जो एटॉमिक नंबर है वो Z से शो होगा, तो Ze²/r² जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा ऑर्बिट को छोड़ के और न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोनों के क्या हैं, इक्वल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जिसकी की गई Ze²/r² के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टडी की गई mv²/r के। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं mv²/r Ze²/r² के होगा। इस सूरत में हमारे पास अगर ये r से कैंसिल होगा तो इक्वेशन बन जाएगी mv²r उस इक्वेशन को जो पीछे आखिर में लिखी जिसको दोबारा लिख लिया गया है mv²r फिर इसके बाद क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो H/2π के, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mv², इसके बराबर ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। NH/2π जो वो किसी भी ऑर्बिट का आपने निकालना हो तो वो ऑर्बिट का मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। इस v को अरेंज कर लेते हैं, m और r यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो v बराबर हो जाएगा NH/2π mr के। इस v की वैल्यू यहाँ रख देंगे v² की जगह पे। जब इस v² की जगह पे रखेंगे तो ये NH/2π mr जो है v की जगह पे आके स्क्वायर लग जाएगा। फिर स्क्वायर क्या करेंगे, सबका अलग अलग कर लेंगे।
जब स्क्वायर सबका अलग करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल और आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये जो एम है इस स्क्वायर से कैंसिल और जो ये आर है इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो इक्वेशन बन जाएगी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर। ठीक है, इसको अगर अरेंज करें आर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा जेड स्क्वायर यहाँ के डिवाइड करेगा तो ये रेडियस की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। अगर कांस्टेंट सब अलग करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो एक वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। वो वैल्यू हमारे पास क्या यानी कि सबके कांस्टेंट आर के यहाँ पे रख दिए गए। यहाँ पे एच कांस्टेंट था, मास इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट था, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कांस्टेंट था और इसके अलावा तमाम जितनी कांस्टेंट थी उस कांस्टेंट वैल्यू को रखा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई आर इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई -8 सेंटीमीटर, जो कि अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको इस पावर 8 हटाने के लिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो हमारे पास R बराबर का 0.529 एंगस्ट्रॉम के। अब ये हमारे पास इसको हम ए नोट की वैल्यू कहते हैं, एक कांस्टेंट हमने मान लिया है इसको कि ये ए नोट के बराबर होता है। अब इस ए नोट की वैल्यू तो हमने मान ली 0.529 के बराबर है। अब हमने किसी भी रेडियस को मालूम करना तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि सारे कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो हाइड्रोजन का अगर हमने मालूम करना है तो हम यहाँ इस n की जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ ऑर्बिट नंबर लिखें, आपको किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर n की जगह आप 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का आपको मिल जाएगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर दें। फिर आपको n की जगह आप 2 रखेंगे तो आपको दूसरे ऑर्बिट का जो है वो रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करने के लिए हमें पता है एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी एटम में जो है -8 स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। तो जो टोटल एनर्जी बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक की एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने एक इक्वेशन प्रूफ की थी, वो जो क्या थी, एम वी जब हमने इक्वलाइज किया था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को, तो हमने कहा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर है दैट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। इसमें से हम जो है वो एम वी स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, आर यहाँ पे कैंसिल होके क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर के। ये जेड स्क्वायर की वैल्यू इस जगह रख देंगे, ये एम वी स्क्वायर आ गया जेड स्क्वायर अपॉन आर के। तो इस पोजीशन पे इक्वेशन 1 में एम वी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब ये 2 जो है इस आर से मल्टीप्लाई कर लें तो या फिर एलसीएम ले लें तो आपके पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब ये हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर बन गया है, आर की जगह आर की वैल्यू रख देते हैं। आर की जगह आर की जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमको आर की वैल्यू पता है रेडियस की, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। इस जगह आर की वैल्यू रख देते हैं। जब आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर रही है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई करेगी। जब ऊपर आकर मल्टीप्लाई करेगी तो इक्वेशन बन जाएगी -जेड स्क्वायर ई पावर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और इस सूरत में इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू -2 जेड स्क्वायर ई पावर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारे पास किसी भी एटम की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली हमारे पास कि एनर्जी हम पहले निकाल के आए -2 जेड स्क्वायर ई पावर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फर्स्ट ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी ये होगी। पूरी वैल्यूज कांस्टेंट है, सिर्फ एन की जगह क्या आ जाएगा n1, दूसरे ऑर्बिट में एन की जगह क्या आ जाएगा n2, पूरी वैल्यूज वही रहेंगी। तो पहले एनर्जी के लिए, पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी ये हो गई, दूसरे ऑर्बिट के लिए एनर्जी ये हो गई। तो जो एनर्जी चेंज होता है वो बराबर होता है डेल ई के। तो डेल इज इक्वल टू एच
E1 E2 माइनस E1 के, E2 की जगह E2 की वैल्यू रख दें, E1 की जगह E1 की वैल्यू रख दें। इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, ये प्लस हो गया, प्लस वाली वैल्यू अदर ले आए, माइनस वाली वैल्यू इस तरफ ले जाएं। जब प्लस वाली वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे, माइनस वाली वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे, तो डी डेल ई बराबर हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर ई पावर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एन वन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर ई पावर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर के एन टू स्क्वायर एच स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो वेरिएबल बच जाएगा वो 1/n माइनस स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है डेली हमारे पास E2 माइनस E1 बराबर होता है एच न्यू के, ये हम पहले प्लांक्स कांस्टेंट से मालूम करके आए हैं, तो इस डेल ई की जगह पे हम रख देंगे एच न्यू। जब ये एच न्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसके बराबर, ये एच यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आगे डिवाइड करेगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यानी कि न्यू इज इक्वल टू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 जेड स्क्वायर ई पावर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच क्यूब, एच नीचे आगे इससे मल्टीप्लाई कर गया, तो हमारे पास मिलेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसके बाद ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है, किसी भी एयरपोर्ट में कि हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की हमें रोशनी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ये मिलेगी। अच्छा, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं वेव नंबर के हवाले से, कि वेव नंबर किसके बराबर होता है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट मल्टी यानी कि c मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर के। अब हमने उस पिछली वैल्यू में जो हमारा फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम c वेव नंबर रख देंगे, ये यहाँ पे c डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो इस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, c नीचे आ गया, पूरी इक्वेशन ऐसी कैसी उतर जाएगी। ये पूरी वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेडबर्ग ने एक वैल्यू निकाली जो बराबर थी 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स के। ये पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसने अपना एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इक्वेशन बन गई वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जेड जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन में लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वेव नंबर भी कैलकुलेट हो गया। अब इक्वेशन हमारे पास तकरीबन डेरिवेशन ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ तक थे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया, दूसरे लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।